और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में कवर कर लिया था। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में अगर आप देखो तो मैक्रो एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, दिस इज आउटसाइड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। राइट, एक सिंपल एग्जांपल अगर आप लो, जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैसे तरह के लोग रहेंगे वो आप डिसाइड करके नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये एज ग्रुप के लोग रहने चाहिए, या ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रहने चाहिए, या ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहने चाहिए। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट को। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लो, लेट्स से यू आर इनटू बोरीवली। ठीक है, बोरीवली वाले जैसे एरिया में, बोरीवली कांदीवली एरिया में, वेर यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ गुजरातीज एंड मारवाड़ी कम्युनिटी पीपल हियर। राइट, यहाँ पर अगर आप एक प्योर नॉन वेज रेस्टोरेंट खोलो तो शायद वो प्योर जो नॉन वेज रेस्टोरेंट है वो आपको नहीं, इतना आपको चलेगा। पीपल वुड प्रेफर टू गो टू अ रेस्टोरेंट विच इज प्योर वेज। और आप अगर नोटिस करो, एक्चुअल में अगर आप में से कोई यहाँ पर बोरीवली कांदीवली में स्टे करता है तो आपने नोटिस भी किया होगा, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो प्योर वेज है बोरीवली कांदीवली के साइड में। बट एज यू गो टुवर्ड्स अंधेरी और बैंड्रा, right, that side you will find restaurants which are both veg as well as non veg। फिर अगर आप और टुवर्ड्स साउथ बॉम्बे जाओ, टुवर्ड्स पेडर रोड की तरफ अगर आप जाते हो, ठीक है, बाबुलनाथ टेम्पल जिस साइड है उस एरिया में अगर आप फिर से जाते हो तो वहां फिर से आपको जैन कम्युनिटी, प्योर मारवाड़ी गुजराती जैन कम्युनिटी आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। तो वहां पर फिर आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिलने लगेगा। लेकिन फिर अगेन अगर आप कोलाबा की साइड जाओगे तो वहां पर अगेन आपको नॉन वेज रेस्टोरेंट्स भी मिलने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि बोरीवली में वो प्योर वेज रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और अंधेरी बैंड्रा के अंदर वेज नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट रहता है? बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी, कि कितने किस टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमने लास्ट क्लास में कस्टमर्स के बारे में देखा था। सो ये आ जाता है आपके डेमोग्राफी के ऊपर। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक या लैक्मे फैशन वीक या कोई भी ऐसा ड्रेस जो कि फैशन वीक से निकल के आया है एंड इट्स अ वेस्टर्न आउटफिट, ठीक है, वो आप एक मुंबई जैसी सिटी में अगर आप उसको बेचोगे तो वो बिकेगा, वहां पर उसका स्टोर होगा। लेकिन अगर आप यही यही जो ड्रेस है इसको आप किसी रूरल एरिया में लेकर जाओगे और वहां पर अगर आप इसको बेचने की कोशिश करोगे तो गांव वगैरह में, तो वहां पर ये शायद नहीं बिकेगा। लोग मतलब बल्कि हो सकता है आपके दुकान को बॉयकॉट कर दे, आपको गांव से निकाल दे वहां पे कि ये कैसे कपड़े आप यहाँ पर बेच रहे हो, समाज को बिगाड़ रहे हो, यू नो ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। सो ये सब आपके ऊपर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का, तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उस एरिया में आप ये वर्डिंग ध्यान रखना, आप डेमोग्राफिक में और सोशियो कल्चरल में डिफर करोगे, मतलब वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर हम स्ट्रेट अवे किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कुछ भी हो, आप सिंपल यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में देखते हो, और फिर जब आप पॉपुलेशन के लिए देखते हो तो आप वहां पर देखोगे वो किस रेस के हैं। रेस मतलब उनका कम्युनिटी एथनिसिटी क्या है। आप वहां पर एज के चेक करोगे, आप उनके इनकम लेवल को चेक करते हो, आप उनके एडुकेशन लेवल्स को वहां पर चेक करते हो, किस तरह का उनका एसेट ओनरशिप है, घर है उनके पास या नहीं है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। आप इन सब चीजों को देखते हो। तो देखो यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में नहीं रख रहे। कस्टमर्स में भी हम यही सब चीजों को देखते हैं, लेकिन कस्टमर्स में हम एक सिलेक्ट लोगों को देखते हैं जो हमारे गुड्स को परचेज करेंगे या जो परचेज कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो हम सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नहीं देख रहे, हम ओवरऑल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो रेस, एज, इनकम, एथनिसिटी, ये सब क्या हो जाता है? आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है ना। एक और रिसर्च है, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करो न्यूज, तो आपको मिलेगा that Japan is facing a problem of aging population। एजिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि जापान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी जो उनका पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, वो मेजोरिटी पॉपुलेशन एज्ड पॉपुलेशन है। और उसका एक काफी बड़ा कारण ये है कि जापान में लोग बेबी, मतलब जो बेबीज होते हैं वो दे आर नॉट बेबी, बच्चे पैदा नहीं कर रहे वो वहां पे, या वहां पर लोग शादी भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड है। तो पीपल आर अनएम्प्लॉयड, इसीलिए उनको लगता है कि जब मेरे पास काम इतना नहीं है तो हम यहाँ पर कैसे फैमिली प्लानिंग कैसे करें, हम शादी कैसे करें, ये एक सिनेरियो रहता है। और आप इंडिया में देखो तो यहाँ पर डेमोग्राफी पूरा उल्टा हो जाता है। काम नहीं है, जिसके पास काम है उनके पास बच्चे हो ना हो,
पर जिनके पास काम नहीं है उनके पास तादाद में बच्चे आपको मिलते हैं। तो आप देखो ये आ जाता है आपका डेमोग्राफी के ऊपर कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द एज ग्रुप ऑफ द पीपल, एडुकेशन अटेनमेंट, राइट, एथनिसिटी, ये सब चीज यहाँ पर आ जाता है। तो ये देखो जैसे ये पॉइंट आया आपके पास, चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन जैसे आप बोलोगे तो वी आर स्टिल अ यूथ कंट्री, करेक्ट। इंडिया को अगर आप देखोगे तो वी आर स्टिल कंसिडर्ड एज अ यूथ कंट्री। बट यही अगर आप कंट्री लाइक जापान को देखोगे तो वहां पर ओल्ड एज पॉपुलेशन आपको मिलेगा। देन सेम वे चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न। अब देखो चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न का क्या मतलब होता है, जैसे पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, है कि नहीं, और आज की डेट में फिर जॉइंट से वो कहाँ पर आ गए, न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। अब न्यूक्लियर फैमिली से भी धीरे धीरे लोग कहाँ पर आ गए, न्यूक्लियर फैमिली से भी अब ऐसा हो गया है दैट हस्बैंड एंड वाइफ और अगर किड्स हैं तो वो यहाँ पर है, पेरेंट्स किसी और जगह पर गांव में रह रहे हैं या वैसे रह रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया है, बट न्यूक्लियर फैमिली से भी और ज्यादा कॉन्सेप्ट छोटा आ गया कि it's like, you know, if someone like my family business, I'm a Marwari but my family business is in Assam, so my parents stay in Assam but I have my work profile in Mumbai. Now in this case I have to stay in Mumbai whereas my parents stay in Assam. तो आप देखो जब मैं छोटा था उस टाइम पर वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, देन एवरीवन ऑल माय कजन्स एंड ऑल दे वेंट टू डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटीज में चले गए, अलग अलग जगह सेट हो गए। नाउ पेरेंट्स जो है वो अभी भी असम में है बट वी ऑल कजन्स आर सेग्रीगेटेड इन अक्रॉस इंडिया, कुछ इंडिया के बाहर है। तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया और न्यूक्लियर से फिर आप देखो ये, तो अब आप इसका इम्पैक्ट देखो क्या होता है, यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। आप देखो आज से जैसे कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो राशन वगैरह अगर लेके आना होता था तो क्या होता था कि घर में जो बड़े होते थे, जैसे अभी अगर मैं करंट सिनेरियो में बताऊं, सो माय फादर वुड गो एंड ही वुड गो एंड गेट ऑल द स्टफ्स, ठीक है, तो वो आराम से जाके सारा सामान वगैरह लेकर आ जाते थे, घर पे कोई एक सर्वेंट होता था उसको लेकर जाते थे और सारा सामान लेकर आ जाते थे। अभी यहाँ पर क्या हो गया, देखो हाउस होल्ड पैटर्न चेंज होने की वजह से डिफरेंस क्या आता है, जैसे ही आप देखो हस्बैंड वाइफ सिर्फ दो ही जन है, बोथ आर वर्किंग, अब सामान लाने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप देखो यहीं पर आपके पास बिग बास्केट जैसा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि आपके घर पे सामान डिलीवर हो जाएगा, आप ऑर्डर प्लेस कर दो, टाइम बता दो, उसके हिसाब से गुड्स आपके घर में डिलीवर हो जाएंगे। राशन ग्रोसरी एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दिया। दूसरा आप और एक एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करो, प्री नर्सरी स्कूल्स और जैसे यहाँ पर डे स्कूल का जो रहता है वो कॉन्सेप्ट क्या था, जब आप और मैं हम छोटे थे, आई थिंक हम उसी जनरेशन से है जहाँ पर हम स्कूल में जब जाते थे तो जैसे सुबह 9 बजे स्कूल में चले गए तो 12-1 बजे तक हमारा स्कूल वहाँ पर फिनिश हो जाता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड, बट प्राइमरी स्कूल जो हमारा रहता था वो इतने से टाइम के लिए रहता था कि 4 घंटे हम चले गए, उसके बाद पूरे टाइम घर पे है। लेकिन आज की डेट में आप देखो डे स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया है, 9 to 1 उनका स्कूल होता है, उसके बाद वो स्कूल में वहां पर 1 to 2 o'clock उनका लंच रहता है, 2 to 4 वहां पर वो रेस्ट करते हैं, फिर 4 to 6 उनका कुछ एक्टिविटी रहता है एंड देन 6 o'clock उनका स्कूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया, पहले जॉइंट फैमिली में जब सब थे पेरेंट्स थे तो 9 से 1 बच्चा वापस घर आ जाता था, यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली और अपना जो भी एक्टिविटीज वगैरह होता था वो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स खुद ही लेकर जाते थे। बट अभी अगेन आप यहाँ पे चेक करो, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, ट्रेंड चेंज हो गया, बच्चा घर पे आएगा तो घर पे रहेगा किसके साथ। सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ से क्या होता है, ये सब कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सब आपके डिमांड्स को क्रिएट करता है। आप ध्यान रखना, चेंज इन द हाउस होल्ड पैटर्न मतलब इसको सिर्फ स्टोरी के फॉर्म में मत लो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों से डिमांड चेंज होता है। आप देखो जैसे जैसे हाउस होल्ड पैटर्न चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर डिमांड क्रिएट होने लगेगा। देन वी सी द जोग्राफिकल शिफ्ट इन द पॉपुलेशन। बहुत सारे लोग जो अभी फिलहाल अगर आप चेक करो तो लॉकडाउन जब हुआ था तो बहुत सारे लोग अपने अपने होम टाउन चले गए थे, राइट। आपने देखा था माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे थे उनके साथ, आई मीन अनफॉर्चुनेटली क्या उनके साथ बुरा हुआ, ठीक है। बट वापस से फिर देखो जो मेट्रो सिटीज में आ गए, कितने सारे लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि हम दोबारा से अब मुंबई दिल्ली हम इन सब सिटीज में दोबारा से काम करने के लिए नहीं आएंगे, बट स्टिल बाद में उनको आना पड़ा क्योंकि अगेन उनके होम टाउन में या गांव में उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऑन दी अदर एंड अगर आप चेक करो, मैं ब्लू कॉलर जॉब की बात कर रहा हूँ, जो लोग पढ़ाई करके एडुकेशन के बाद जो काम करते हैं, लेबर्स नहीं, जो वर्कर्स वहां पे, वर्कर्स भी नहीं बोलूंगा, जो एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम हो गया,
उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिटी से माइग्रेट करके वापस से अपने होम टाउन चले गए और उनको अब लगता है कि सिटी में रहने का अब नीड ही नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर फिर से जोग्राफिकल शिफ्ट हुआ। अब जोग्राफिकल शिफ्ट जब होगा तो अगेन यू विल गेट डिमांड गेटिंग चेंज, राइट? लाइक आई टेल यू, देर इज अ प्लेस कॉल्ड फालोदी इन राजस्थान, ठीक है? फालोदी राजस्थान में एक जगह है, वहां से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का काम करने के लिए मुंबई में आते हैं, राइट? नाउ जब ये लॉकडाउन हुआ और ये सब रहा तो सब वापस से अपने गांव चले गए और वहां पर काम किया। एंड देन दे रियलाइज दैट सिंस द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज सो गुड, अब स्टॉक मार्केट का काम है आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, ऑल यू नीड इज इंटरनेट एक्सेस। तो आपका इंटरनेट एक्सेस गांव में इतने अच्छे से हो गया, तब वो यही बोलते हैं क्यों मैं बॉम्बे में 40-50 हज़ार रुपए का रेंट करके घर लूँ और अपने फैमिली से भी दूर रहूँ, मैं यहीं पर गांव में रह के अपना स्टॉक मार्केट का काम करूंगा। डीमैट अकाउंट ऑनलाइन मेरा चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके। सो अगेन जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सो दिस अगेन वर्क्स। इसके अलावा एडुकेशन, किस तरह से आपका एडुकेशन लेवल है, राइट? वाइट कॉलर जॉब, मोर प्रोफेशनल्स, ये सब आपका यहाँ पर डेमोग्राफिक में आएगा। आप अगर नोटिस करो, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज कहाँ पर सेट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड? अगर आप देखो तो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है वो चाइना में सेट हो रहे हैं। और आपको शायद जानकर शॉक होगा कि बांग्लादेश इस वक्त इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहा है। वी आर कॉम्पिटिंग विद चाइना, बट टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, आप चाइना के पीछे, बांग्लादेश आपके पीछे, और आपके पीछे भी नहीं है, कई महीनों में बांग्लादेश हमसे ऊपर भी जा चुका है बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग, कि उन्होंने वहां पर क्या किया है, बहुत सारे फैक्ट्रीज को सेटअप किया, वहां पर लेबर्स आपको काफी सारे मिलेंगे, वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से वहां पर एक फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वहां पर कंट्रीज देखोगे, कंट्रीज लाइक यूएसए, यूएसए में आपको लेबर्स माइग्रेट करते हुए नहीं मिलेंगे। यूएसए के अंदर आपको देखोगे, आप सब ने शायद ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट देखा होगा। स्वदेश मूवी का कल 16 इयर्स कंप्लीट हुआ, करेक्ट? तो स्वदेश मूवी वाज व्हाट? स्वदेश मूवी वाज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली ना, ब्रेन ड्रेन। कि आप सुंदर पिचाई को देखो, इंडिया में पढ़ाई किया एंड ही हैज गॉन टू यूएस एंड वहां पर वर्क किया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं उनको एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि वो यूएस में जाके गूगल के लिए काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो गूगल को कॉम्पीट करे, या एक ऐसी कंपनी इंडिया की जो गूगल की जगह, मतलब इंडिया वर्ल्ड को ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ये सब आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेमोग्राफी एंड इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, अलग अलग वैरायटी के लोग आपके पास, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर जो रहते हैं। अब ये जो है आपके पास, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन और मार्केटर्स इनके ऊपर काफी डिपेंडेंट होगा, बिकॉज डेमोग्राफी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे और ये आपका प्रोडक्ट चलेगा। Now tell me, if I say a country like UAE, क्या UAE में जाके पतंजलि के प्रोडक्ट्स को आप बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हो? मे बी इफ यू विल से दैट इफ इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पर है तो वो फिर भी वहां पर प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेंगे, बट वहां पर जो लोकल लोग हैं वो शायद पतंजलि के प्रोडक्ट से उतना अट्रैक्ट नहीं हो। आप वहां पर बोलो कि ये पतंजलि का टूथपेस्ट लो, सो मे बी वहां पर वो इतना बिलीव नहीं करेंगे पतंजलि के टूथपेस्ट में, ट्रस्ट फैक्टर उनका कम रहेगा एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट। सो डेमोग्राफी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आपका डिमांड, आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट, एवरीथिंग वुड डिपेंड ऑन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है? सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये आपको टर्म याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम वहां के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर दे हैव अ इम्पैक्ट। अब ये देखो फैक्टर्स जैसे कि जनरल एज प्रोफाइल कैसा है, जेंडर कैसा है, वहां पे जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो जिसको हम बोलते हैं, देन एडुकेशन, ग्रोथ रेट कैसा है, ये सब यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर बताया है, इंडिया हैज अ रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। चाइना, जापान, ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर कैसे पॉपुलेशन दिख रहे हैं आपको, एजिंग पॉपुलेशन दिख रहे हैं, और इसी की वजह से इंडिया आज की डेट में एक बड़ा मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस केस, स्टिल आप अगर नोटिस करो तो चाइना से बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है, मल्टीनेशनल फैक्ट्रीज है, वो चाइना से निकल रहे हैं एंड दे आर कमिंग टू इंडिया। वो आसपास के जो कंट्रीज है, वो वहां पर ताइवान, वियतनाम, ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, वो वहां पर जाके अपने फैक्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि अब उनको लग रहा है चाइना का वो जो बोलते हैं ना पीक आ चुका है, एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर है। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आपको ये क्वेश्चंस को देखना होगा, व्हाट ज्योग्राफिक
demographic trends affects the market size of the industry and what demographic trend represents the opportunities or the threats. So ये सब आपके पास पार्ट यहाँ पर रहता है. अब देखो जैसे यहाँ पर बताया हुआ है पॉपुलेशन साइज के लिए, आपको मैंने जापान और इंडिया का एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन साइज रहेगा. सो चेंज इन द नेशंस बर्थ रेट, फैमिली साइज, ये पॉपुलेशन का इंक्रीज और डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज और फूड सप्लाई, ये सब आपका किसके ऊपर डिपेंड होगा? पॉपुलेशन साइज के ऊपर. बैंगलोर के अंदर ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में पीने का पानी का अकाल पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन इन बैंगलोर. अब आप देखोगे अगर इनफैक्ट अगर आप बैंगलोर में भी देखोगे तो बैंगलोर एयरपोर्ट और सबके ऊपर जो टैप होता है ना, वो टैप के ऊपर उन्होंने एक ऐसे ना कैप जैसा लगा दिया है जिससे पानी का फ्लो तेज नहीं रहेगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? जैसे ये पानी इस तरह से स्पीड में आ रहा है ना, ऐसे नहीं आएगा. वो कैप लगाने के बाद ये पानी फुहारे जैसा गिरेगा. तो इससे क्या होगा? पानी आपका कम वेस्ट होगा. ठीक है, जैसे हमें हाथ को सिर्फ रिंस करना है, तो रिंस करने के लिए हम पूरा टैप ऑन करते, काफी ज्यादा पानी वेस्ट होता है. पर अब जब हम टैप को ऑन करेंगे तो वहां पर एक पानी का स्पार्कल जैसा होगा, तो आप पानी कंपैरेटिवली कम वहां पर यूज करोगे बिकॉज पानी की एक्चुअल में बैंगलोर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये आ जाता है पॉपुलेशन साइज का इम्पैक्ट ऑन दिस. अब इससे होगा क्या? अगेन एक नया डिमांड वहां पर क्रिएट होने लगेगा रिगार्डिंग द वाटर इंडस्ट्री, राइट. इनफैक्ट अगर आप फॉरेन के कुछ कंट्रीज में जाओगे, जैसे मॉरिशस में अगर आप जाओगे, तो वहां पर जैसे हम बोलते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, अब ये जैसे अगर मुंबई में अगर हम बात करें, हम किसी रेस्टोरेंट में जाए और खाना खाने के बाद उनको बोले पानी दो, और वो बोले नहीं सर पानी नहीं है, आपको वाटर बॉटल ही परचेज करना पड़ेगा. सो वी विल बी वेरी शॉक्ड टू कि ये कैसा मतलब, पीने का पानी तो होगा ना. ठीक है, अब कुछ ये आपका ऑप्शनल होता है कि आप एक मिनरल वाटर बॉटल परचेज करना चाहते हो, या जो नॉर्मल उनका एक्वागार्ड या टैप वाटर है, आरओ वाटर है, वो आप लेना चाहते हो. बट देर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पर आपको पानी नहीं मिलेगा, खाने के बाद पानी नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू परचेज वाटर बॉटल योर सेल्फ. दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर, राइट. तो आप ये देखो कंपनी, जैसे अब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप ये देखो अ कंपनी दैट सेल्स बेबी प्रोडक्ट, इट वुड वांट टू कम इंडिया एज द नंबर ऑफ बर्थ्स आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. सो दैट इज द रीजन यहाँ पर नया मार्केट है. मैंने आपको बताया ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम सिर्फ डिमांड के लिए पढ़ रहे हैं कि बिजनेस, राइट. वो छोटा बच्चा है, वो अफ्रीका वाला वो था ना, आई मीन बिजनेस नथिंग, आई जस्ट डिड बिजनेस. तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही समझना है. वो छोटे बच्चे के किरदार में आप घुस जाओ, सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट है. जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो पॉपुलेशन का बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा, सिर्फ हम धंधे की बात करेंगे यहाँ पे बिजनेस के ऊपर. तो अगेन डिमांड यहाँ पर क्रिएट होगा. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन यहाँ पर हेल्प करता है. अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप चेक करो तो कुछ जो कंट्रीज होते हैं और कुछ इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर स्टेट्स को भी देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं अपने आप को कि आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर बिजनेस को लगाओ. जैसे आपने नोटिस किया होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को काफी ज्यादा मोदी गवर्नमेंट के अंडर में प्रमोशन मिला है, बहुत सारे बिजनेसेस को वहां पर टैक्स बेनिफिट वगैरह दे रहे हैं. तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा. इसके अलावा कि मेट्रो सिटीज के अंदर आपके कितने पॉपुलेशन है और नॉन मेट्रो में कितने लोग हैं. तो आप ग्रेजुअली जो देखा जा रहा है मेट्रो सिटी से, जैसे टीयर 1 सिटीज है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, टीयर 1 सिटीज से अब धीरे धीरे लोग कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, टीयर 2 सिटीज में आपको दिखेगा. यू सी नासिक प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग फास्टर देन एज कंपेयर टू द मुंबई. और इसका कारण क्या है कि लोग का पॉपुलेशन जो इधर इधर है वो क्या हो रहा है, टीयर 1 से टीयर 2 की तरफ वहां पे शिफ्ट हो रहा है. तो अगेन द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वुड हेल्प देयर. सी पहले क्या था कि लोग नासिक से मुंबई क्यों प्रेफर करते थे, बोला नासिक में पावर का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रेट नहीं है, अब जैसे इंटरनेट फैसिलिटी और आप बोलोगे वो सब इतना नहीं है. लेकिन आज की डेट में ये सारे प्रॉब्लम्स हट गए. मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस जो थे जिसकी वजह से टीयर 2 सिटी से लोग टीयर 1 सिटी पे आते थे, अब वो रीजंस खत्म हो गया है. एंड इनफैक्ट कंपनीज भी अब टीयर 1 की बजाय टीयर 2 सिटीज में जा रही हैं. एंड दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू फाइंड द टीयर 2 सिटीज दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. आपने शायद स्मार्ट सिटी के बारे में सुना होगा, आपने देखा है स्मार्ट सिटी. मोदी गवर्नमेंट जब आया था तब उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था. तो जो स्मार्ट सिटी है उसमें सारे के सारे जो स्मार्ट सिटीज हैं वो कौन से हैं, सब आपके टीयर 2 सिटीज हैं. इंदौर, जयपुर, गुवाहाटी, कानपुर,
राइट, वाराणसी। तो ये सब आपको स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और इसका कारण क्या है? इसका सिंपल कारण यही था कि हमें इंडिया के अंदर जो टीयर 1 सिटीज के ऊपर जो प्रेशर है उसको यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको हमें यहाँ से हटाना है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? स्मार्ट सिटी, राइट। फिर आ जाता है आपका एथनिक मिक्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ चार्ट सेक्शन में पॉइंट्स है, ईवीएस में पढ़ा था। ओके, राइट आदित्य। तो ये आपके पास पार्ट है। फिर आ जाता है आपके पास एथनिक मिक्स। तो एथनिक मिक्स में आप देखोगे कि पॉपुलेशन मिक्स आपके पास कैसा है। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, एक तो हो जाता है आपका रिलीजियस मिक्स, ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका रिलीजियस। हम यहाँ पर रिलीजियस का बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एथनिसिटी की बात करते हैं। तो एथनिसिटी यहाँ पर कैसे होगा, देखो, इट इज पॉसिबल दैट यू आर अ हिंदू, राइट, बट हमारे फिर यहाँ पर हिंदू के अंदर भी तो ऐसे आ जाता है ना कि अच्छा आप कोई यहाँ पर बोलोगे आप बनिया हो। आ रहा है आपको समझ में? यहाँ पर फिर कोई बोलेगा यहाँ पर कोई बोले जैसे मैं पंडित हूँ, राइट, इसको हम एथनिसिटी यहाँ पर बोलते हैं। कोई बोलेंगे हम हिंदू है लेकिन हम कहाँ से है, गढ़वाली है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जो लोग आते हैं वैसे। ये क्या हो गया, ये सब आपके एथनिसिटी हो गए। देन अगेन जैसे गुजराती, मारवाड़ी, राइट, ये सब आपके क्या हो गए, एथनिसिटी मिक्स हो गया है यहाँ पर। तो इस ये भी आपके पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, डिमांड, ये स्टेट है आपका डिमांड। तो जब डाइवर्सिटी पॉपुलेशन आपके पास रहता है तो आपको बहुत सोच समझ के अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ता है, ऐसा प्रोडक्ट जो वहां पर आप सब तरह के लोगों को वहां पर आप कनेक्ट कर पाओ अपने साथ। ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन जैसे दैट शैम्पू कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट्स इन बॉटल इन द रेसिडेंशियल और मॉल। ये आपने जरूर देखा होगा कि रेसिडेंशियल एरिया और मॉल्स में आपको कभी भी शैम्पू के छोटे सैशे नहीं मिलते। छोटे सैशे आपको कहाँ पर मिलेंगे, जो स्लम्स एरिया होगा या जो हॉस्टल वाले होंगे, हॉस्टल वाला एरिया होगा, वहां पर ये शैम्पू के सैशेस को परचेज करेंगे, क्योंकि वहां पर लोग यूज एंड थ्रो वाला रखते हैं, इनकम लेवल इतना हाई नहीं होता। और अगर हॉस्टल में बात करें तो अगेन इतना जो इनकम है, इनकम मीन्स हाथ में कैश इतना नहीं होता, लोग प्रेफर नहीं करते, दे प्रेफर कि शैम्पू के सैशेस ही हमें वहां पर मिले। तो आप अगर ओवरऑल यहाँ पे नोटिस करो तो आप यहाँ पर देखोगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट होता है। जिस टाइप का पॉपुलेशन उसी टाइप का प्रोडक्ट प्लेसमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और ये सब आपका कहाँ पर आ जाता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के ऊपर। एंड सेम थिंग गोज फॉर द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हियर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो अब अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बात करो तो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन अगर आ जाए तो आप इंटरेस्ट रेट्स को कैसे देखोगे, क्या करोगे। तो वो सारा चीज यहाँ पर आ जाता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारा पूरा का पूरा जो गेम है वो चलता है डिमांड सप्लाई के ऊपर, राइट। अब है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन अगर इसका आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखो या बेसिस चेक करो तो ये मैक्रो लेवल से आपका शुरू होता है। माइक्रो, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई, बट इसको जो इम्पैक्ट करता है वो इम्पैक्ट कौन करेगा, वो इम्पैक्ट करता है मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली आप ये देखो, इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड द साइज ऑफ द मार्केट, द स्ट्रेंथ एंड द साइज ऑफ द मार्केट। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पर है। इससे क्या होता है बेसिकली, आपका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम सी, आप देखो किसी एक इंसान का इनकम दूसरे के लिए एक्सपेंस है। मैंने आपको शायद ये उस दिन भी समझाया था, आज एक बार आपको फिर एग्जांपल देता हूँ। सी सपोज करो मैं यहाँ पर एक स्पेंडिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरे लिए तो क्या है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ए के लिए ये एक्सपेंस है। बट ए जो ये पैसा स्पेंड कर रहा है, दूसरे को जो मिल रहा है पैसा, बी, बी के लिए तो ये क्या हो गया, बी के लिए यही रेवेन्यू हो गया। अब जब बी ये पैसा अर्न करके आगे स्पेंड करेगा तो बी के लिए वो खर्चा है, लेकिन किसी और के लिए तो वो क्या है, रेवेन्यू है। और आपका इकोनॉमिक साइकिल ऐसे ही चलता है। इसी तरह से कोई ना कोई एक और इंसान होगा जो पैसे स्पेंड करेगा, वो और वो ए के लिए यहाँ पर रेवेन्यू होगा। तो ये एक आपका पूरा सर्कल यहाँ पर रहता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इसी के ऊपर आता है। अब जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब परचेजिंग पावर अगर आप यहाँ पे देखो तो डिमांड, अगेन यहाँ पर बात किसका हो जाएगा, डिमांड का क्रिएशन का बात आ जाएगा। अब आप देखो क्यों ऐसा होता है कि पहले
जो ब्रांड्स इंडिया में नहीं आते थे अब ग्रेजुअली वो ब्रांड्स इंडिया के अंदर आने लग गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब उनको यहाँ पर दिख रहा है कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, लोग यहाँ पर अब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आई थिंक कुछ 2-3 दिन पहले, लास्ट वीक की बात है शायद, कोई एक आर्टिकल था कि वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू द मार्केट ऑफ इंडिया बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। कुछ अफोर्डेबिलिटी के ऊपर आया था। ये किसने बोला था? एलॉन मस्क ने बोला था या किसी ने तो बोला था कि आप इंडिया के मार्केट को अभी तक क्यों नहीं एंटर कर रहे? तो उसका सिंपल रीजन उन्होंने ये बताया था कि परचेसिंग पावर इतना उनका नहीं है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर चेक करो तो परचेसिंग पावर धीरे धीरे आपका यहाँ पे बढ़ते जाएगा। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, परचेसिंग पावर अगर लोगों का बढ़ेगा तो अगेन यहाँ पर आपका डिमांड का जो डिमांड है बेसिकली वो यहाँ पर क्रिएट होने लग जाएगा। तो एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास आ जाता है, इन्फ्लेशन। सो इज इन्फ्लेशन गुड और इन्फ्लेशन बैड? महंगाई अच्छा है या महंगाई खराब है? इज इन्फ्लेशन गुड और इन्फ्लेशन बैड? खराब है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर सपोज करो 50,000 रुपीज के जॉब में, पर मंथ के जॉब में एंटर करते हो, या आप एक ऐसे बिजनेस में जाते हो कि आपको 50,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या आप चाहोगे कि 50,000 से ग्रोथ हो या 50,000 पे रहना पसंद करोगे? ओके, प्रीति बोल रही है बोथ। सो केशव बोल रहे हैं यहाँ पे समटाइम्स नाइस समटाइम्स गुड। ओके, भाविन बोल रहे ग्रोथ। सो आप यहाँ पे ध्यान रखो, जब आप ग्रोथ की बात करोगे तो आप चाहोगे कि 50 की बजाय आपको यहाँ पर 70,000 मिले, बट जैसे ही आप 70 करोगे, सामने वाला क्या बोलेगा? महंगाई बढ़ गई यार, कहाँ 50,000 में काम हो रहा था, अभी कहाँ 70,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सो इन्फ्लेशन इज गुड, बट इन्फ्लेशन शुड बी चेक्ड एज कंपेयर टू द ग्रोथ। जितना आपका यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उससे, हाँ, अगर ग्रोथ के कंपैरिजन में, जितना आपका ग्रोथ हो रहा है उसके कंपैरिजन में आपकी महंगाई बढ़ती है तो चलता है। जैसे इंडिया का अगर हम बताएं, इंडिया का जीडीपी सपोज करो 10% ग्रो कर जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% अगर ग्रो कर जाता है और महंगाई वहां पर, इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे है, तो पीपल वोंट माइंड, क्योंकि आप देखो आपकी आमदनी जो है वो 10% बढ़ी है और आपके जो खर्चे हैं, जो आपका इन्फ्लेशन है, महंगाई, वो 6% हुआ है। दिस इज फाइन। लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया तो प्रॉब्लम है कि आपकी इनकम 6% बढ़ती है और आपका जो खर्चा है वो 10% बढ़ जाए, तो आपके लिए फिर ये नुकसानदायक होने लगेगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन इज गुड, इन्फ्लेशन इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, बट हाइपर इन्फ्लेशन, राइट, और इन्फ्लेशन मोर देन द ग्रोथ, दैट इज नॉट गुड, राइट। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। अब फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब यहाँ पर आप देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से भी मिलेगा और अदरवाइज ऑल्सो। आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 तरह के इकोनॉमीज आपको यहाँ पर बताए हुए, इकोनॉमिक सिस्टम में 3 तरह के इकोनॉमीज आपको यहाँ पे बताए हैं। एक है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक आपके पास है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द फ्री इकोनॉमी। इसको अगर हम बताएं तो ये एक फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी का क्या मतलब है? आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप खुद डिसाइड करो। सी, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिजनेसमैन, आपके पास सपोज करो $10 लाख है, ठीक है, आप बिजनेस लगाना चाहते हो, आप फ्री हो, आप किसी भी चीज के ऊपर बिजनेस लगाना चाहो आप बिजनेस लगाओ, हमें आपके, गवर्नमेंट बेसिकली आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपको जहां पर लगता है कि डिमांड है वहां पर आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आपको लगता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड नहीं है, आप बिजनेस को सेटअप मत करो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। सो इट्स अ फ्री इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज व्हाट? इट इज अ फ्री इकोनॉमी, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको बताएगा कि ये 10 लाख रुपए आपको कहाँ स्पेंड करने हैं, कैसे स्पेंड करना है, कौन से बिजनेस में लगाना है। तो ये हो जाता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। बिल्कुल जैसे एक चाइना गवर्नमेंट है, वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो बताते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया? जहां पर कुछ सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट आपको रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट आपको रोकेगा, बताएगा, और कुछ सेक्टर्स में आप वहां पर फ्री रहोगे। तो इसका एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एनालॉजी, वो बस से रिलेटेड था, कि आप एक बस आपने परचेज करी, ठीक है, आप डिसाइड करना चाहते हो कि इस बस के साथ मुझे क्या करना है।
मतलब ये बस को मैं एक फूड वान में कन्वर्ट करूं, इस बस को मैं प्राइवेट टूर्स के लिए रखूं, इस बस को मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट में यूज करूं, मतलब सिटी के अंदर जो रहता है, इस बस को मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में चलाऊं, जहां मेरा मन, मैं इसको गराज में अपने रखूं, मेरा मन जो मैं करूं। तो ये कौन सा इकोनॉमी हो गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू विद दिस बस। लेकिन आपने बस परचेज किया है, बस आपने परचेज किया है, और गवर्नमेंट आपको बताए कि ये बस आप डेस्टिनेशन ए से लेके डेस्टिनेशन बी यहीं तक रन करोगे, ए टू बी और बी टू ए, आप यहीं पर रन करोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे पी से लेके क्यू तक रन करना है बस को, ये वाले रूट में चलना है। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, आपको खाली ए टू बी में ही चलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? ये हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? जहां पर गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगेंगे कि ठीक है आप ए से बी तक जाना चाहते हो जाओ, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा, उसके हिसाब से आप वर्क करोगे। तो ये हो जाता है तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हुआ होगा तीनों तरह के इकोनॉमीज को, राइट? तो एक बार जस्ट मेरे को कंफर्म करके आप बता देना इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर आप बात करो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। इट इज अ इकोनॉमी where the law of demand and supply operate freely. The capitalist system is one characterized by private ownership by the means of production, individual decision making, use of market mechanism to carry out the decisions of the individual participants. आप खुद डिसाइड करोगे आपको क्या करना है, कहां पर आपको डिमांड ज्यादा लग रहा है। तो जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, ये सारे क्या हो गए? ये सब आपके हो गए। ये देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया भाई, यूएसए, मैं आपको आगे और बता देता हूँ, कनाडा, फ्रांस, जापान, ये सारे क्या हो गए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गए, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, आपको जो करना है आप वैसे करो। सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड, वहां पर क्या रहता है? सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में रहता है। सब कुछ आपको यहाँ पर स्टेट के कंट्रोल में मिलेगा कि किसको क्या रिसोर्सेज मिलना है, रॉ मटेरियल्स किसको मिलेगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन फैक्ट्री नहीं लगाएगा। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे, स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट। तो चाइना से बड़ा तो यहाँ पर कोई फैक्टर ही नहीं है। देयर इज अनदर न्यूज, अगर आप देखो यूट्यूब पे, इसको देखो, वियॉन, वियॉन न्यूज करके एक आता है, वर्ल्ड इज वन न्यूज, ठीक है। इसमें आपको खाली इंटरनेशनल न्यूज मिलेगा, 9 बजे आई थिंक आपको मिलेगा, पलके शर्मा उपाध्याय। सो दिस इज ऑल्सो अ डेली रूटीन पार्ट, वियॉन न्यूज देखना। तो वियॉन न्यूज में एक बार अभी 3 दिन पहले पलकी शर्मा उपाध्याय जो वहां पर उसकी होस्ट है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया कि वी आर रीडिंग द रिपोर्ट्स, इन वन रिपोर्ट दे से दैट चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। एक रिपोर्ट बोलता है कि चाइना में बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं, एक रिपोर्ट बोलता है कि चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक रिपोर्ट बोलता है कि चाइना में ऐसा कुछ हो गया। सो वी आर कंफ्यूज्ड एज अ व्यूअर कि चाइना में हो क्या रहा है एक्चुअल में, मतलब वहां पर ग्रोथ है या नहीं है। एक तरफ ये भी सुनने में आया कि चाइना के जो कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, अपना लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब वो विजय माल्या बन रहे हैं वहां पे। तो अभी क्या, व्हाट इज द करेक्ट न्यूज? तो पलके शर्मा उपाध्याय ने बड़े एक विटी तरीके से यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, बोला नन ऑफ दैट इज ट्रू बिकॉज द डेटा इज कमिंग फ्रॉम चाइनाज गवर्नमेंट। और चाइना का गवर्नमेंट कभी भी अपना करेक्ट डेटा नहीं देता। जैसे कोविड के डेथ के अंदर भी आप चेक करो तो चाइना में कितने डेथ्स हुए हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड उनसे पूछता रहा कि चाइना ने कैसे, आपने, क्योंकि जो वायरस है वो आपकी कंट्री में ओरिजिन हुआ था, तो कैसे आपने इतने डेथ्स को कंट्रोल कर लिया, इसको स्प्रेड आउट करने से कंट्रोल कर लिया। तो चाइना की गवर्नमेंट ने उसका कभी भी कोई सीधे तरीके से आंसर नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट वहां पर सब चीजों को छुपा कर रखती है। एवरीथिंग इज डायरेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट, कौन क्या करेगा। तो चाइना इज द बिगेस्ट एग्जांपल देयर। इसके अलावा अगर आप देखो तो नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। वहां पर इकोनॉमी है कि नहीं ये भी नहीं पता, बट यस अपेरेंटली लुक लाइक किंग जोंग वू जो है वो वहां पर हर तरीके से डिसाइड करते क्या होगा क्या नहीं रहेगा। एक एक टाइम पर रशिया भी इसी तरीके का पॉलिसी यहाँ पर मेंटेन करके रखता था। फिर आपके पास आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर आप देखो तो इंडिया इज वन कंट्री, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। हम दोनों तरीके से यहाँ पर बीच में रहते हैं। यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स का क्या मतलब है? आप देखो, आपको बीएसएनएल भी मिलेगा, एमटीएनएल भी मिलेगा, तो आपको एयरटेल और जियो भी मिलेगा, करेक्ट। और कई जगह आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट प्लेयर मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सारे आपके पार्ट आ जाते हैं, बस खाली वो क्या करते हैं,
वो रेगुलेशंस को सेट करेंगे, ठीक है, वो बिजनेस को प्रमोशनल रोल सेट करेंगे, एंटरप्रेन्योरल रोल सेट करेंगे और प्लानिंग और में हेल्प करेंगे। तो इंडिया का जो सेक्टर है वो कैसा है, वो आपका बिल्कुल मिक्स्ड इकोनॉमी सेक्टर है। इनमें से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने रख रखा है कि हम अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखेंगे, बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अभी इनफैक्ट अगर आप चेक करो तो जो फार्मर्स के लिए बिल आया था वो कहाँ जा रहा था, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी से वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, जहां पर फार्मर्स को ये डर है कि अगर ये 3 लॉज आ गए, आ तो गए हैं, बट ये 3 लॉज के बाद हमारा बिजनेस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो प्रोफेशन है, वर्क जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ये फार्म लॉज आपको लेकर जा रहे हैं। और बड़ा ही सरप्राइज था कि कनाडा के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को कि ये फार्म लॉज वगैरह के ऊपर आपको फार्मर्स का बात सुनना चाहिए, जबकि कितनी बार कनाडा के जो प्रेसिडेंट है वो खुद इस चीज को अपील करते थे इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर कि क्यों इंडिया अपने फार्मर्स को लोन वेवियर देता है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा कि इस प्राइस पर गवर्नमेंट आपसे आपका अनाज परचेज कर लेगा, सिंपल। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यही मतलब होता है कि एमएसपी, एक होता है एमआरपी, इससे ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज नहीं किया जा सकता, और एक होता है एमएसपी, इससे कम आपसे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। तो गवर्नमेंट ने एक मंडी लगा के रखा है। सो लेट्स से इफ यू आर अ फार्मर, आप जाकर मेरे को अगर सामान बेचने के लिए आओगे और मैं आपको बोलूंगा चलो मैं आपको 100 रुपया किलो दूंगा, तो आप बोलोगे सर आप 100 रुपया क्या दे रहे हो, 180 रुपए में तो गवर्नमेंट ही मेरे से परचेज कर रहा है, तो कम से कम 180 तो आप मेरे को दो, क्योंकि अगर आप मेरे को 100 रुपया दोगे तो मैं आपको क्यों बेचूं, मैं गवर्नमेंट को जाके 180 रुपीज में बेच देता हूँ, और मेरा प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा है, सो यू शुड बाय एट प्राइस हायर देन 180 रुपीज एंड व्हाटसोएवर। तो ये आपका फार्म बिल के ऊपर पॉइंट था। ध्यान रखना इन तीन के ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सोशलिस्ट इकोनॉमी एवरीथिंग इज गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर पब्लिक प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर्स तीनों आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आ जाता है आपके इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े टर्म्स हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं, जीडीपी, राइट, पर कैपिटा इनकम, राइट, मार्केट ग्रोथ रेट जो आपका रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट। फिलहाल अगर आप थोड़ा सा न्यूज सर्च करना, पाकिस्तान का बेचारे का हालत बहुत ज्यादा खराब है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके बिल्कुल ही खत्म हो गए, ठीक है। इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट आया था उसमें आई थिंक वर्ल्ड में जो रैंकिंग बात था उसमें उनका 70th रैंक था, 70वां रैंक है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से यूए अपना सऊदी अरेबिया ने अपना जो 2 बिलियन या 6 बिलियन का लोन था वो मांग लिया। अब होता क्या है, जब भी इस तरह से चाइना को मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम होता है, वो कटोरा लेके चाइना के पास पहुंच जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फिर चाइना उसको लोन देता है। तो ये पार्ट आता है। इसके अलावा आपका ग्रोथ इन द फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एक्सपोर्ट किस हिसाब से रहता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब आपका स्टॉक मार्केट का यहाँ पे बात हो रहा है, क्या किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर है, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे कि ये सब सही है किसी कंट्री के अंदर या नहीं है। क्यों बोलते हैं कि चाइना में बहुत ज्यादा बुरा हालत है, या आप अगर पाकिस्तान का बात करो कि वहां पर बहुत ज्यादा बुरा हालत है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, क्योंकि वहां पर उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घट रहे हैं, फॉरेन ट्रेड वहां पर जीरो हो रहा है, कैपिटल मार्केट तो खैर बोलना ही क्या, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। इंडिया के अंदर भी अगर आप काफी हद तक देखो तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसके लिए हम सिर्फ कोविड को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कोविड से पहले भी ऐसे सिचुएशंस थे, मतलब आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई अगर प्रो गवर्नमेंट का है तो वो ये स्टेटमेंट शायद जरूर बोले कि बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर इकोनॉमी हमारा इतना पीछे चला गया, नहीं तो जीडीपी काफी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है, जीडीपी का पहले भी हालत खराब था। हम नोटबंदी और जीएसटी के बाद इकोनॉमी को उस स्पीड से हम रिवाइव नहीं कर पाए जिस स्पीड से हमें रिवाइव करना चाहिए था। बहुत सारे बिजनेसेस वहां पर बंद हो गए बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन एंड द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से हुआ उसके लिए, ठीक। तो ये खैर आप जब जीएसटी के बारे में, तो जब आप आगे सीए इंटर में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे, तो डेफिनेटली यू गाइस विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज द मार्केट्स एंड ऑल, और तब तक जीएसटी में और भी काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी डिपेंड करेगा किसी भी कंट्री का ये डिसाइड करने में कि वहां पर हमें एंटर करना चाहिए या हमें एंटर नहीं करना चाहिए।
देन यू हैव द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये कई बार मैं देखता हूँ, मतलब बहुत सारे फाइनल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, इन उनको ये सब बारे में नहीं पता होता। डेबिट क्रेडिट सब अच्छे से पता होता है, बट कई बार ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो उनको नहीं पता होता, एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग हियर। अब आप देखो यहाँ पर, आप देखो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, सी जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, तो क्या सारे डिसीजन मोदी जी लेते हैं क्या? क्या सारे के सारे डिसीजंस मोदी जी लेते हैं? आप मुझे बताओ, फार्म बिल के लिए क्या ये सारा डिसीजन मोदी जी ने लिया? आंसर इज नो। यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग कमिटीज। सी सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है, लेकिन उसके नीचे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, एक साथ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज हेडेड बाय विच डिपार्टमेंट? सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज हेडेड बाय, पहले हुआ करता था डीआईपीपी, अब ये डीआईपीपी का नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक आता है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डी पी आई टी टी। आप मुझे बताओ, हु इज द मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? आप लोगों के लिए एक काफी गर्व का बात होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या इनके बारे में आपने कभी सुना है? पीयूष गोयल जी के बारे में क्या आपने सुना है? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? यू गाइस नो अबाउट इट? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो आप यहाँ पे देखो, वो यहाँ पर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लेकर आते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग क्या करो, इनके वेबसाइट पे जाकर भी इन सब चीज़ों को देखना। चलो आज हम इस टॉपिक के बाद वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सा सर्च करेंगे। तो ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज लेके आते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, और भी एरियाज में कहाँ कहाँ पर पॉलिसीज इनको बनने चाहिए। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे के सारे कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, मेक इन इंडिया, ये सब क्या है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट है। और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन हेड करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो ये एक ऐसा पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का, जहां पर वो प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब लेकर आते हैं, जिससे कि बिजनेस, इवन आपका एफडीआई जो है वो भी यहीं पर आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर आपके पास आता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो फिस्कल पॉलिसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिस्कल फाइनेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, इसको कई बार फिनमिन भी बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिनमिन, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी हमारा कहाँ पर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ आता है, जहां पर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो आप देखो, जब कोविड के बाद अलग अलग पैकेजेस अनाउंस किए गए थे, सो हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ? एनीवन? गूगल मत करना बस खाली, ठीक है। राइट, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। सो मिस निर्मला सीतारमन, आपने नोटिस किया होगा, निर्मला सीतारमन जी अलग अलग फिस्कल पैकेजेस लेकर आती है। वो आपने सुना था 20,000 करोड़ का पैकेज आया है, वो कैसे स्पेंड होगा, क्या रहेगा? तो वो फिस्कल पॉलिसी के लिए आपको वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर मिलेंगे, जो बताएंगे कि क्या आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा। इनफैक्ट पब्लिक डेट का क्या मतलब हो गया, कहाँ से उधार, जो गवर्नमेंट का उधार होता है उसको पब्लिक डेट बोलते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन, आप ये देखो, इसके अलावा टैक्सेशन का भी बात आएगा आपका, राइट, कि गवर्नमेंट क्या क्या टैक्सेस लगाएगी, किस तरह से टैक्स किया जाएगा, कितना टैक्स कम लगेगा। तो ये सब आपका क्या हो गया, फिस्कल पॉलिसी। फिर आपके पास आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ना मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करो, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाता है, इन कंसल्टेशन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना, इसको कौन बनाएगा? आरबीआई, आरबीआई टेक्स केयर। और मॉनेटरी पॉलिसी में आपका क्या आता है? आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब के बारे में सुना है? CRR, SLR, ये सब आपने जरूर से देखा होगा। रेपो रेट,
रेपो रेट तो शायद हम लोगों ने भी डिस्कस किया था यहाँ पे क्लास में, आई थिंक इनिशियल लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, फिर आपका CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी के। इनफैक्ट आपने, हाँ बिल्कुल करेक्ट, हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था, और इकोनॉमिक्स में भी डेफिनेटली आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इनफैक्ट आपने गवर्नमेंट बिल्स के बारे में देखा होगा, ट्रेजरी बिल्स। तो गवर्नमेंट के जो ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट RBI इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ये सब किसके? आपके मॉनेटरी पॉलिसी के। and all this is to boost the trade and the industry. इसके अलावा आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया, अगेन DPITT यहाँ से आपका वर्कआउट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंक्लूड रहता है। खैर, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन मेकिंग से ज्यादा वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल रहता है कि वो कंप्लायंसेस और को ज्यादा चेक करे कि फॉरेन से पैसा आएगा। एक तो आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, जब भी दो करेंसी इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक इंडियन करेंसी और एक फॉरेन करेंसी, जब भी एक इंडिया के अगर आप हो और आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, चाहे पैसा आ रहा है फॉरेन से या आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, वहां पर ध्यान रख लेना RBI का कंप्लायंस बीच में आ जाएगा। सिंपल सा बात है। जैसे अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो आप सेबी को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सेबी से बात करके ही जाना पड़ेगा, सेबी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लिटरल मीनिंग मत लेना कि आप पहले सेबी के ऑफिस जाओगे, परमिशन लेके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे। आई एम सेइंग अगर आपकी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, तो वहां पर डेफिनेट सा बात है, आपको यहाँ पे सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इलेक्शन देख लो, अगर आप इलेक्शन करवा रहे हो, वोट देने जा रहे हो, या आप चुनाव में खड़े भी हो रहे हो, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिना नहीं कर सकते, आपको उनसे मिलना ही पड़ेगा, राइट? उनके रूल्स रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो करना होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर ये आपके पास DPITT तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी पार्ट आ जाता है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को सेटअप करते हो, राइट? और फिर आ जाता है आपका एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। यहाँ पर भी आप चेक करोगे कि किस तरह से हमें ड्यूटीज लगाने पड़ते हैं। आप एक और यहाँ पर टर्म देखोगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करके आता है। अभी आप इस चीज को सर्च करना, अभी एक नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार वाला जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था वो 2015 से 2020 के लिए तक के लिए था। अब वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे निकल चुका है। तो आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जब यहाँ पर सर्च करोगे, तो डेफिनेटली जब ये नया आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, बट अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देखना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बेसिकली क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर काफी सारे गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेके आती है कि तुम एक्सपोर्ट करो, तुम एक्सपोर्ट करो, तुमको हम ये फायदा पकड़ाएंगे, तुम एक्सपोर्ट करो, तुमको हम वो फायदा पकड़ाएंगे। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। गवर्नमेंट आपको ऐसे बोलेगा, आप एक काम करो, लेट्स से यहाँ पे चैट सेक्शन में देखते हैं किसका नाम है, यहाँ पे केशव, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर केशव है, गवर्नमेंट यहाँ पर आता है, मोदी जी केशव के पास आते हैं और केशव को क्या बोलते हैं, केशव यार तुम ना ये जो सामान यहाँ पे बना रहे हो, इसको इंडिया में मत बेचो, तुम इसको फॉरेन में बेचो। केशव बोलेगा लेकिन मोदी जी मैं फॉरेन में क्यों जाके बेचूं, मैं अच्छा खासा यहाँ पे सामान को बेच रहा हूँ, बढ़िया है, फॉरेन में जाके बेचूंगा, खर्चा फिर रिकवरी का ये सब इतना मगजमारी मैं क्यों करूं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर केशव को क्या बोलेगी, मोदी जी केशव को बोलेंगे एक काम करो, तुमने अगर 1 लाख यूनिट्स, अगर तुमने 1 लाख यूनिट्स फॉरेन में जाकर बेच दिए, ठीक है, और इंडिया में सपोज करो ये कितने का बेचता है, इंडिया में ये बेचता है लेट्स से 700 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचता है, 700 रुपीज का। तो टेक्निकली अगर आप देखो आज के हिसाब से, तो ये $10 का ये पड़ता है, ठीक है। तो मोदी जी ने इसको बोला अगर तुमने ये $10 के हिसाब से, ठीक है, कम से कम 10, उससे सस्ता मत बेचना, $10 के हिसाब से अगर तुमने फॉरेन में 1 लाख यूनिट्स को बेच दिया, तो मैं इस गुड्स को बनाने के लिए तुम्हें जो GST पे करना पड़ा था ना, वो GST माफ कर दूंगा, वो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है ना, सी यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को पता है GST कैसे लगता है, इनपुट आउटपुट टैक्स। देखो एक बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक इंसान है जो मेरे को रॉ मटेरियल यहाँ पर सप्लाई करता है, ठीक है, ये मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और ये बोलता है सर ये जो 100 रॉ मटेरियल मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, इसका जो प्राइस है, ठीक है, इसका जो प्राइस है
वो प्राइस है 500 रुपीज, और सर गवर्नमेंट मेरे को बोलता है 10% जीएसटी लगाओ, तो मैं 50 रुपए का जीएसटी आपसे चार्ज कर रहा हूँ, तो आप टोटल मेरे को कितना पे करोगे? 550 रुपीज। अब आप मुझे बताओ, ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, ये 50 रुपया इसके लिए इनकम है या इसके लिए ये एक्सपेंस है, इस रॉ मटेरियल सप्लायर के लिए? आप मुझे बताओ। ये लेट्स से राहुल है, राहुल ने मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तो ये 50 रुपया जो जीएसटी का है, ये राहुल के लिए इनकम है या खर्चा है? और मैं उसको पे कर रहा हूँ, ये मैं राहुल को ये 550 रुपए पे कर रहा हूँ। इज दिस 50 रुपीज इनकम फॉर राहुल और दिस इज एक्सपेंस? निधि बोलती है इनकम, भाविन बोलते हैं कुछ भी नहीं। करेक्ट। निधि यहाँ पर ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं है। राहुल क्या करेगा, मेरे से 50 रुपया लेगा और ये 50 रुपया राहुल ले जाकर गवर्नमेंट को पे कर देगा। सी दिस इज हाउ इट वर्क्स चैट में। हाँ बिल्कुल, वो टैक्स दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ये आप देखो, निर्मला सीतारमन जी है यहाँ पर, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी या नरेंद्र मोदी आप ले लो यहाँ पे। हाँ, दिस इज नाइदर अ इनकम नॉर अ टैक्स। तो ये यहाँ पर राहुल क्या करेगा, आप ये देखो, राहुल यहाँ पर क्या करेगा, मेरे को सामान बेचेगा 500 रुपया का और 50 रुपया का जीएसटी लेगा, और ये जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया है, ये 50 रुपए का जीएसटी निर्मला सीतारमन को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मोदी जी को यहाँ पर 50 रुपया मिल गया। तो राहुल के जेब में नेट कितना बचा? 500 रुपीज। अब मुझे बताओ मेरा कॉस्ट क्या है, जो मैंने इससे रॉ मटेरियल परचेज किया है, मेरे लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है? 500 रुपीज और 550 रुपीज। आप बताइए मेरे लिए कॉस्ट क्या है? अब केशव बोलते हैं 500, सिद्धि 500, आदित्य 500, है कि नहीं? सब यहाँ पर 550 आप सब बोल रहे हो, राइट? लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, 550 रुपीज से सपोज करो मैंने ये सामान ले जाकर आगे आदित्य को बेच दिया, ठीक है, मैंने ये सामान आदित्य को बेचा, तो ये 500 का सामान 550 का मेरे पास आया। मैंने इसमें 300 रुपया का इम्प्रोवाइजेशन किया, तो ये 800 रुपीज का लिया, और 800 का लेके मैंने इसको बोला आदित्य आपको 80 रुपीज का टैक्स पे करना है, तो मैंने आदित्य को 880 रुपए का सामान बेचा। अब देखो क्या हो जाएगा, मैं निर्मला सीतारमन को कितना जीएसटी दूंगा? विल आई पे 80 रुपीज जीएसटी टू निर्मला सीतारमन? क्या मैं गवर्नमेंट को पूरा 80 रुपीज का जीएसटी दूंगा? विल आई पे 80 रुपीज जीएसटी? आंसर इज नो। मैं यहाँ पे 80 रुपीज का जीएसटी नहीं पे करूंगा, मैं 50 भी नहीं, मैं सिर्फ 30 रुपए का जीएसटी दूंगा, मैं सिर्फ 30 रुपए का जीएसटी दूंगा। देखो होगा क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास आएगा कटोरा लेके और मेरे को बोलेगा तुमने 80 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया और मेरे को सिर्फ 30 रुपए का जीएसटी दिया, ऐसा क्यों? तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैंने इससे 80 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया था, उसमें से 50 रुपया तो ऑलरेडी मैंने राहुल को दे दिया है और राहुल ने वो आपको पे कर दिया है। आया आपको समझ में? ये पॉइंट आया समझ में आपको? राइट। तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ 30 रुपया, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो मैंने अपने गुड्स को सेल किया, सेलिंग प्राइस पर मैं जो जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? वो हो गया मेरा आउटपुट टैक्स। वो क्या हो गया? मेरा आउटपुट टैक्स। और जो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर जो मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, दिस इज द जीएसटी चार्ज्ड एंड दिस इज द जीएसटी पेड। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा इनपुट टैक्स। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज द नेट जीएसटी पेएबल। दिस इज द नेट जीएसटी पेएबल टू द गवर्नमेंट। आप बताओ ये आपको समझा कि नहीं? क्या आपको ये समझा कि नहीं? देखो आप लोग अभी प्राइम विजन को फीस पे कर रहे हो, आपके फीस में जीएसटी लग रहा है, तो आप जो जीएसटी यहाँ पर प्राइम विजन को पे कर रहे हो, वो प्राइम विजन के लिए क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। ठीक है, लेकिन जब जी प्राइम विजन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, तो प्राइम विजन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी चार्ज करता है कि नहीं? जब प्राइम विजन नोट्स बनाकर आप लोगों को देता है और उसमें जो बिल पे करता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी, तो प्राइम विजन खुद भी काफी सारे जीएसटी पे करता है। वो प्राइम विजन के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये बन गया आपके लिए नेट जीएसटी, दैट इज
पेबल टू द गवर्नमेंट। आप बताओ ये क्लियर हुआ? अब सर ये सब आपने हमें क्यों बताया? ये सब मैंने आपको इसलिए बताया, गवर्नमेंट आपको क्या बोलेगा, ये जो तुमने 80 रुपया का जीएसटी यहाँ पर कलेक्ट किया, या जो भी यहाँ पर आपने टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किया, ये टैक्सेस वगैरह तुम्हें पे करने का जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रख लो। यार है आपको समझ में? ये देखो, ये जो तुम गुड्स यहाँ पर बेच रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर जो तुमने इनपुट टैक्स वगैरह ये सब पे किया, ये सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मतलब केशव, तुमने जैसे यहाँ वाले केस में अगर मैं हूँ यहाँ पे, तो गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलेगा, तुमने जो राहुल को ये 50 रुपए का टैक्स पे किया है ना, ये 50 रुपया मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा, ये 50 रुपया तुम वापस से ले लो, या फिर ये 50 रुपए का तुम्हें मैं एक क्रेडिट टोकन बना कर दे दूंगा, जैसे होता है ना क्रेडिट नोट, वैसा मैं कूपन बना कर दे दूंगा, उस कूपन से बड़े सारे फायदे होंगे, तो तुम एक्सपोर्ट करो, तुम्हारे को मैं प्रॉफिट यहाँ पर और मिलेगा। अब ये सब क्यों कर रहा है गवर्नमेंट, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब केशव ये 1 लाख यूनिट्स फॉरेन में बेचेगा, तो आप देखो वो $10 लाख लेकर आएगा इंडिया में, है कि नहीं? वो $10 लाख लेकर आएगा, और हर हर एक गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि उनका फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा हो या आउटफ्लो ज्यादा हो, हर कंट्री चाहेगा कि उनका फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा रहे। आपका अगर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा होगा तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा रहता है। चाइना आज की डेट में इतना आतंक क्यों मचा पा रहा है? क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। देखो, जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी कंट्रीज थे, आपको सरप्राइज होगा, इन द ईयर 2000, आज से 20 साल पहले इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक बराबर थे, लेकिन 20 साल में आप देखो चाइना ने इतना ज्यादा ग्रोथ कर लिया। क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या किया, बहुत सारे फैक्ट्रीज, जो जितने भी बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज थे, उन सबको क्या बोला, आप एक काम करो, आप आओ चाइना में, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करो। अब देखो जाहिर सा बात है, आप देखो इसी बट कितने भी प्रोडक्ट्स को आप चेक करो, आज इनफैक्ट मैं अपने बेबी के लिए एक बैग लेकर आया, ठीक है, मेरी डॉटर, उसके लिए मैं एक बैग लेकर आया। उस बैग में, वो बैग है यूके कंपनी का, यूके की कंपनी का बैग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है? चाइना। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखो, कंपनी होगी यूएस की, आप आईफोन का एग्जांपल ले लो, आईफोन यूएस की कंपनी है एप्पल, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होता है? चाइना में। तो अल्टीमेटली तो वो चाइना से ही एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो जब चाइना से एक्सपोर्ट होगा तो बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो आएगा। अब जब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो आपके पास ज्यादा आएगा, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होंगे, और जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होंगे, तो यू विल बी फ्री टू गिव लोन टू एनी कंट्री यू वांट। आप देखो आज की डेट में पाकिस्तान को क्यों उंगली पे नचा रहा है चाइना? क्योंकि उसको जब पैसे चाहिए पैसे पकड़ा देता है, जिस भी कंट्री में आप देखो उनको पैसे पकड़ा देगा चाइना, राइट? तो इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रह जाता है। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा हर गवर्नमेंट क्या करेगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को बनाएगा, और उसमें अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, कि आप एक काम करो, आप आओ और यहाँ पर एक्सपोर्ट करो, ठीक है, आप आओ यहाँ पर सर्विसेज को प्रोवाइड करो। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को बनाया जाता है। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल, योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आप बताइए, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? आप ये देखो, आप ये देखो, ये रहा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, सो ही इज श्री पीयूष गोयल। और आप यहाँ पे देखो, अबाउट अस में अगर आप देखोगे रूल्स एंड फंक्शंस, तो यहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखो पॉलिसीज, रूल्स एंड एक्ट्स, तो ये देखो प्रोग्राम्स, आप ये देख रहे हो, अलग 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 प्रोग्राम्स ये यहाँ पर बना रहे। आप ये देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम, ये देख रहे हैं, मेक इन इंडिया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत रिसेंटली इन्होंने अभी एक पॉलिसी बनाया है, ठीक है। तो ये देखो रोल ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये देखो, पहले ये क्या था, डीआईपीपी था, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन, और इसका नाम फिर लास्ट ईयर यहाँ पर चेंज हो गया था। और आप ये देखो प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब देख रहे हो, मेक इन इंडिया, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, इन्वेस्ट इंडिया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई पॉलिसी, स्टार्टअप, दिख रहे हैं? ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये देखो अभी इसी साल नया आपके पास पॉलिसी आया है जिसमें इन लोग बताते हैं। इसी तरह से अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए देखोगे तो भी आपको मटेरियल मिलेगा, फॉरेन
ट्रेड पॉलिसी, ये देखो ये पुराना वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और अब नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको अभी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें आप देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से काफी सारी, ये देख रहे हो इम्पोर्टर आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स का जो आपको यहाँ पर क्रेडिट मिलता है इसके लिए, तो ये आपको अलग अलग स्कीम के बेसिस पे बताएगा। ठीक है, इंपोर्टर हो आप एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर में क्या क्या आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं अलग अलग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर वापस से देखिए यहाँ पर आपको पीयूष गोयल जी ही मिल गए। ठीक है, लाइसेंसेस, ये देखो ये अलग अलग इनके स्कीम्स है, ईपीसीजी स्कीम, देख रहा है एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, ईपीसीजी के अंदर होता है कि आप फॉरेन से अगर कोई गुड्स को मतलब कैपिटल गुड्स को इंडिया में लेकर आ रहे हो, मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कोई बड़ी सी मशीन चाहिए, तो उसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो ईपीसीजी स्कीम आ जाता है। तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ठीक है तुम फॉरेन से मशीन ला रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मशीन से क्या करोगे, बोला साहब उस मशीन से मैं इंडिया में गुड्स को मैन्युफैक्चर करूंगा और वो गुड्स को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो गवर्नमेंट को जैसे ही आप बोलोगे एक्सपोर्ट, उनके कान खड़े हो जाएंगे और वो बोलेंगे अच्छा एक्सपोर्ट, चलो चलो कोई बात नहीं, वो मशीन को लेकर आओ, हम तुम्हें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ईपीसीजी स्कीम, ये सब अलग 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 यहाँ पर इन्होंने स्कीम्स बनाकर रखा हुआ है। राइट, तो आप ये देखो इंपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ये दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स वगैरह, जिससे आप क्या कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये देखो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट स्कीम, ये देखो दिस इज टू एनकरेज एंड मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट्स, तो ये सारे आपको अलग अलग बहुत सारे स्कीम्स इधर देखने को मिलेंगे। कभी अगर आपको टाइम मिले तो आप कुछ मत करो, सिर्फ इनके वेबसाइट पे जाके सिर्फ इसको रिव्यू करो, इसमें क्या दिया हुआ है इनके बारे में पढ़ो, अबाउट अस, रोल्स एंड फंक्शंस, मिनिस्टर के बारे में कौन यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हु इज हु, बहुत अच्छे से यहाँ पर चीजों को दिया हुआ है। एंड ट्रस्ट में आप खुद से जब पढ़ के यहाँ पर चीजों को देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और यहाँ पर आपका पूरा पॉइंट्स, ये देखो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। और जब इससे रिलेटेड आप कोई न्यूज पढ़ोगे तो आपको देखना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अरे यार ये पॉइंट तो क्लिक किया जा रहा है। इनके कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं, हालांकि ये पब्लिकेशंस पढ़ना आपके लिए शायद कनेक्ट करना आपके लिए इतना इजी नहीं हो, तो आप शुरू में जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे, जैसे आज मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में बताया, जस्ट गो एंड चेक इन दिस वेबसाइट क्या है, ये क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितनी बार आपने सुना है क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में आप पढ़ो तो यू विल रियलाइज दिस दैट धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीजें पता होते जा रही है। राइट, सो ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर, तो काफी सारा मैंने आपको एडिशनल पॉइंट्स जो एग्जाम के बियॉन्ड था वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आई होप आपको यहाँ पर काफी चीजें समझ में आया होगा एंड इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों को जब मैं ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूँ, तो क्या ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? ओके ग्रेट, अच्छा है, वेरी गुड, देन इवन आई विल बी मोटिवेटेड टू शेयर मोर सच न्यूज विद यू ऑल। ठीक, बट आज के लेक्चर के लिए बिल्कुल करेक्ट भाविन, ये इट इज गोइंग टू बूस्ट योर नॉलेज, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आप काफी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप बहुत सारी चीजों को समझ पाओगे और बहुत सारे बिल्कुल रियल वर्ल्ड से आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ और भी चीजों को शेयर करूंगा। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ नए नए चीजें बताई, जैसे मैंने आपको कंपनी के डिपार्टमेंट्स के अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बताया। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला है स्टडी आईक्यू, आप स्टडी आईक्यू को डेफिनेटली चेक करना। और रात को 9 बजे आप कुछ मत करो, यू गो टू यूट्यूब और वहां पर आप टाइप करना वियॉन लाइव, तो आपको वो न्यूज मिल जाएगा। ठीक है, वॉच दैट न्यूज, एक बार आप उसको देखना, आपको बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगेगा कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चलता है। 1 घंटे का ये न्यूज होता है, आप आराम से घर पे बैठ के ये न्यूज को देखो। राइट, तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग देयर। राइट, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब होगा ऑन 19th, और 19th को फिर हम यहाँ पर जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है उसको हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। पॉलिटिकल लीगल से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा, और प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर फ्राइडे के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे को वी विल बी एबल टू, सैटरडे के लेक्चर के अंदर आई थिंक वी विल बी एबल टू रैप अप आवर सेशन। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर गाइस, बाय बाय, यू आर वेलकम, बाय बाय।